हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त होस्ट सतपाल गोदारे। आज 12 नवंबर है और आज अपने एक और एडिटोरियल के साथ है जो अपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसमें अपने क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने देखिएगा, आज के लिए हमने जो चीजें हैं लेंगे तो उसमें सबसे पहले हमेशा की तरह वोकैब रहने वाली है, जिसमें अपने सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड्स देखेंगे, जिसे अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी कहते हैं। और एक आर्टिकल लेते हैं कोई द हिंदू न्यूज़पेपर से और उसे अपना रीडिंग स्किल बढ़ाते हैं। अर्थात अपने कोई भी कंपोजिशन होता है, पैराग्राफ होता है, उसको पढ़ करके जो इजीली अपने समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, कॉम्प्रीहेंड हो जाए। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बढ़ाने के लिए तो रीडिंग स्किल इसे अपना बढ़ता है। तो आप उस शब्दावली को पहले समझ लेते हैं, फिर उसको पूरा अपने आप पढ़ते हैं, तो इसे आपको समझ में आएगा। अब कुछ साथियों की एक डिमांड थी, मैं वर्ड मीनिंग से देने के बाद में पूरी तरह से बोर्ड से साइड में हट जाऊंगा, आपको कंप्लीट पैसेज है जो मिलेगा पढ़ने के लिए, तो उसका स्क्रीनशॉट ले करके आप या पॉज करके देख सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास करेंगे। अपने करंट इश्यूज में से आज अपने फिनेंशियल टर्म ली है, यानी कि आज का जो एडिटोरियल है वो अपना है जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस से है। तो आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बाई मंथली मीटिंग करता है और रेपो रेट की समीक्षा करता है। तो उसी से आज का आर्टिकल होने वाला है। उसमें क्या क्या वोकैब आ रही है, तो चलिए बिना कोई देर किए हुए आज अपना ये स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला शब्द क्या आ रहा है वोकैबुलरी में। हाँ, ये बात आप ध्यान रखना, जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो इस बात को विशेष ध्यान रखें। ये हिंदू एडिटोरियल होता है, डेली सुबह 7 बजे इसको अपने जो टेलीकास्ट किया जाता है। तो आप प्रतिदिन इसको देखें और हर सप्ताह जितने वर्ड हो जाए उसका है जो संडे को टेस्ट रखा करेंगे। तो इस तरह का समीक्षा आप अपने आप करते रहें। सो फ्लैगिंग एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच। फ्लैगिंग इज वीकनिंग, कमजोर होना। टू बिकम टायर्ड और लेस स्ट्रॉन्ग, यानी आपको थकावट महसूस करना या उत्साह गिर जाना, कई अर्थ में इसको ले सकते हैं। तो जो वीकर हो, स्लोअर हो, जो धीमा पड़ जाए, कमजोर हो जाए, तो यहाँ जैसे मान लो अर्थव्यवस्था है कमजोर हो रही है, तो उसके लिए अपने फ्लैगिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग और फास्टर, मजबूत या और ज्यादा तेज होना। सो शी वांट्स टू रिवाइव हर फ्लैगिंग कैरियर, वह अपने धीमे कैरियर को क्या करना चाहती है, रिवाइव करना चाहती है। कैरियर क्या है, डाउन हो रहा है तो उसे रिवाइव करना चाहती है, जो कमजोर हो रहा है, फ्लैगिंग का मतलब। सो बेयर आउट या बर्न आउट फ्रेजल वर्ब है, पुष्टि करना, यानी आप अपनी चीजों को रेक्टिफाई करते हैं तो उसके अर्थ में है जो इसका पुष्टि करना अर्थ आएगा। टू सपोर्ट द ट्रुथ ऑफ समथिंग, द फैक्ट्स डोंट बेयर आउट योर फियर्स, जो तथ्य है वो आपके जो डर है उनको बेयर आउट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपने क्या है। बिहाइंड द काउ, बिहाइंड द काउ पीछे रह जाना, आप पिछड़ जाना, इस अर्थ में इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ये। स्लोअर अबाउट डूइंग समथिंग देन अदर पीपल और कंपनीज एटसेट्रा, तो दूसरे लोग हैं या अन्य कंपनी आपके साथी लोग हैं उनके मुकाबले आप है जो लैग बिहाइंड कर जाते हैं। तो आप यहाँ पर हैं और आपका कॉम्पिटिटर यहाँ पर है, तो उसे पीछे अर्थ के अर्थ में ये जो गैप रह रहा है इसके लिए बिहाइंड द काउ। सो द इंडस्ट्री हैज बीन बिहाइंड द काउ ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट, जब तकनीक की बात करें तो हमारी जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो अभी दौड़ में पिछड़ रही है। नेक्स्ट है फ्रिटेड अवे, फ्रिटेड अवे ये फ्रेजल वर्ब है, समय नष्ट करना, आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो उस अर्थ में कहते हैं कि फ्रिटेड अवे। टू स्पेंड और यूज अप समथिंग इन ए स्लो एंड यूजुअली फुलिश वे, मूर्खतापूर्ण तरीके से। जैसे आजकल यूथ है वो सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा उपयोग करता है, घंटों उस पर बिताता है बिना ही काम के। तो जैसे गॉसिप होती है गांव में या शहरों में, लोग जो चौपाल में बैठ जाते हैं ऐसे गॉसिप करते रहते हैं हंसी मजाक में,
जरूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही लोग आजकल डिजिटल अथाई करते हैं, तो इस डिजिटल गॉसिप के अंदर समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो दैट इज फ्रिटेड अवे, समय की बर्बादी। ही फ्रिटेड अवे हिज फॉर्च्यून ऑन गैम्बलिंग, तो कुछ लोग गैम्बलिंग जुआ खेल के भी समय नष्ट करते हैं, और आजकल है जो आप सोशल मीडिया का भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पेडिंग। इम्पेडिंग अड़चन, रुकावट, बाधा। वर्ब है टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी और समथिंग टू मूव और गो फॉरवर्ड, किसी को आगे बढ़ने से रोकना, उसका प्रयास करना, उसमें बाधा डालना, इम्पेडिंग। हैम्पर करना और इंटरसेप्ट करना। आपने नाम सुना होगा हुती विद्रोहियों की हमास के द्वारा लॉन्च की गई जो मिसाइल है, उसको इजराइल ने रास्ते में क्या कर लिया, इंटरसेप्ट कर दिया और वहां नष्ट कर दिया। तो इंटरसेप्ट उसमें बीच में बाधा डाल देना, रुकावट डाल देना। हैम्पर करना, फैसिलिटेट और इनकरेज, उसको सपोर्ट करना, उसको सुविधा प्रदान करना, फैसिलिटेट करना, सहायता करना, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। वी नीड टू चैलेंज द लॉज दैट इम्पेड द प्रोग्रेस, तो हमें ऐसे कानूनों को चुनौती देने की आवश्यकता है जो प्रगति में क्या बनते हैं, बाधक बनते हैं, अड़चन बनते हैं, यानी बाधक होते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज बॉयंसी। बॉयंसी उछाल होता है, नाउन है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और एबल टू मेक ए प्रॉफिट, तो यहाँ पर लाभ कमाना, अर्थव्यवस्था में उछाल आना, प्रगति होना, उस अर्थ के अंदर इसका प्रयोग हुआ है। सो बूम और मल्टीट्यूडियसनेस, सो मल्टीट्यूडियसनेस या बूम, उछाल यानी प्रगति के अर्थ में आया है। तो जैसे अर्थव्यवस्था आदि की प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुई है, सो एब्स्ट्रैक्ट अर्थ के अंदर है। डिप्रेशन और पेसिमिज्म, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। मंदी, ये क्या इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मंदी। ओके, सो वी होप दैट द इकोनॉमी विल मेंटेन इट्स बॉयंसी, हम उम्मीद करते हैं कि अर्थव्यवस्था है जो अपनी बॉयंसी बनाए रखेगी, उछाल, तेजी बनाए रखेगी। तो आप इसको बॉयंसी को तेजी भी कह सकते हैं, उछाल भी कह सकते हैं, तेजी भी कह सकते हैं। ओके, चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज का। सातवां शब्द क्या कह रहा है, रेकनिंग। रेकनिंग इज एस्टिमेट, अनुमान, प्रेडिक्शन करना, अंदाजा लगाना, गैस करने के अर्थ में ज्यादा है। द एक्ट ऑफ कैलकुलेटिंग समथिंग स्पेशली इन ए वे दैट इज नॉट वेरी एग्जैक्ट, तो जो अंदाजा लगाते हैं जो एकदम एग्जैक्ट ठीक ठीक नहीं हो, इस तरह का स्पेक्यूलेशन है, वो क्या है, रेकनिंग है। सो कैलकुलेशन और एस्टिमेशन, अनुमान, अंदाजा, ये क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। जबकि डाउटिंग, संदेह या रिजेक्टिंग, कि बिल्कुल ही संदेह करना, अंदाजा भी नहीं लगा पाना, उसको रिजेक्ट कर देना, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। बाय माई रेकनिंग, बाय माई एस्टिमेशन ही शुड बी इन हिज 80s बाय नाउ, तो अब तक वो 80 वर्ष के हो चुके होंगे, मेरा ऐसा अनुमान है, होने चाहिए। तो ये मेरा एक एस्टिमेशन है, अंदाजा है, कैलकुलेशन है, तो इसे हम रेकनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप इकोनॉमिक्स के या फाइनेंस के अर्थ में जीडीपी ग्रोथ को लेकर के आप कह सकते हो कि भी जीडीपी की ये जो ग्रोथ रेट है, मेरी रेकनिंग के अनुसार, मेरे एस्टिमेशन के अनुसार ये रेट रहनी चाहिए 6%, 10%, 8%, जो भी आप चाहते हैं कहना। फ्लीटिंग इज क्षणिक, अस्थायी, मोमेंट्री, जो टेम्परेरी हो, शॉर्ट लास्टिंग हो। तो जैसे अपने बहुत ही कम समय के लिए कोई चीज आए तब हम फ्लीटिंग कह देंगे, जैसे फ्ली कर गया, उड़ गया। सो मोमेंट्री के लिए, लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, ट्रांजिएंट और मोमेंट्री, क्षणिक, क्षणभंगुर भी जिसे अपने कह सकते हैं, क्षणभंगुर भी इसे कह सकते हैं, जो बहुत ही जल्दी से बब्बल होता है, पानी का बुलबुला होता है। लास्टिंग और फॉरएवर, ये इसका स्थायी, और अमर, ये इसका क्या हो जाएगा, स्थायी है, जो एंटोनिम हो जाएगा, स्थायी है जो इसका एंटोनिम हो जाएगा। आई थिंक, ऐसा हर, शायद मैंने उसे देखा, फ्लीटिंगली, बहुत ही ऐसे करसरी नजर से, जल्दी जल्दी, एट ए फुटबॉल मैच, तो मैंने उसे है जो फुटबॉल मैच में जल्दी जल्दी देखा। बहुत ही क्षणिक, अस्थायी रूप से, टेम्परेरीली, ये इसके अर्थ हो गए। चलिए जी, आज का अगला शब्द आ रहा है डेसोनेंस। यस, डेसोनेंस
ये ओ की ध्वनि नहीं है, ए की ही ध्वनि देंगे दोनों। डिसोनेंस, डिसोनेंस मतभेद, लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन पीपल और थिंग्स, लोगों में है जो सद्भाव नहीं हो, मतभेद हो, मतांतर हो, तो उसमें डिसोनेंस हो गया। इनहार्मोनियस, जो हार्मोनियस हो गया वो सद्भावपूर्ण हो जाएगा, और जो सद्भावपूर्ण नहीं है वो इनहार्मोनियस हो जाएगा। तो हार्मोनियस या हार्मोनी का मतलब सद्भावना, सिमिलरिटी। सो डिस्कॉर्डेंस, डिस्कॉर्डेंस और इनहार्मोनियस दोनों समान हो गए। जो अकॉर्डेंस में है उसका एंटोनिम डिस्कॉर्डेंस हो गया, सो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मनी या सिमिलरिटी, सद्भावना या समानता। एन अनयूजुअल डिग्री ऑफ डिसोनेंस फॉर सच कोरल स्टाइल्स, तो इस तरह के स्टाइल्स के लिए क्या हो गया? एक असामान्य मतभेद हो गया। एग्जेम्पलीफाइड, किसी का विशिष्ट उदाहरण होना, रोल मॉडल होना, एग्जाम्पल देना, इलिस्ट्रेशन देना। एग्जाम्पलीफाइड, एग्जाम्पल से एग्जाम्पलीफाइड बना है। टू बी टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज का है जो एक टाइपिकल उदाहरण होना। सो इलिस्ट्रेट करना, उदाहरण होना या एग्जाम्पलीफाई करना, ठीक है। तो ये भी उदाहरण हो गया। आप किस वजह से जो एक पैटर्न बन जाते हैं, मॉडल बन जाते हैं। एंटोनिम डिस्टॉर्ट करना या हाइड करना, छुपाना या खराब कर देना, बिगाड़ देना। सो हिज वर्क्स एग्जाम्पलीफाई द टेस्ट ऑफ द पीरियड, तो उसके जो काम है इस अवधि के है जो टेस्ट ऑफ द पीरियड है, एक उसकी रुचि रखते हैं, एक नमूना रखते हैं। ओके, तो अब देखते हैं आज का एडिटोरियल। और आज के एडिटोरियल में देखें आप, फॉलोइंग बिहाइंड, पीछे रहना, किसमें? ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड इन्फ्लेशन, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये देखो, एक आप जब ऐसे आर्टिकल पढ़ते हैं तो एक खास बात ये में ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी जो एक कैच मेमोरी है, यानी हमने पीछे क्या पढ़ा वो चीज अभी हमें तुरंत याद रहनी चाहिए, जब तभी आपको सही कॉम्प्रिहेंशन हो पाएगा। तो एमपीसी एक बार आ गया तो ये बार बार अब इसका शॉर्ट फॉर्म आता रहेगा एमपीसी। तो जैसे ये देखिए यहाँ पर एमपीसी आ गया, तो अब एमपीसी का मतलब क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी यानी मुद्रा संबंधी, पॉलिसी नीति बनाने वाली कमेटी। तो आरबीआई एक कमेटी डिसाइड करती है, वो मुद्रा की नीति का हर 2 महीने बाद में समीक्षा करती है ताकि देश की अर्थव्यवस्था सही बनी रहे। तो एमपीसी शब्द है, इसका फुल फॉर्म और अर्थ आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो एमपीसी और इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन है जब महंगाई बढ़ती है, रुपए का मूल्य कम हो जाता है मुद्रा का, तो इन्फ्लेशन कहते हैं इसे, मुद्रास्फीति होना। डिसोनेंस मतांतर, क्या हो गया? मतभेद। तो मतभेद इन आरबीआई इन्फ्लेशन मैसेजिंग बेट्राइज रिस्क इन इट्स पॉलिसी पोस्चर। तो जो आरबीआई की जो इन्फ्लेशन मैसेजिंग है, मुद्रास्फीति को लेकर के जो संदेश है, उसमें जो मतभेद है वो क्या कहते हैं? बेट्राइज रिस्क इन इट्स पॉलिसी पोस्चर्स। तो आरबीआई की जो इट शब्द आया है, आरबीआई के लिए आया है। आरबीआई की जो जोखिम है नीति को लेकर के, तो उन बातों को ये क्या है? बेट्राई करती है, उनकी पोल खोलती है, इस बात को है जो अनफोल्ड करती है, सबके सामने लाती है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज डिसीजन, एमपीसी का जो निर्णय है, टू होल्ड बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स लेवल, एक जो बेंचमार्क इंटरेस्ट लेवल है उसको बनाए रखना, टू होल्ड उसी जगह बनाए रखना। बेंचमार्क होता है एक स्टैंडर्ड, बेंचमार्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड इसने तय कर लिया है कि भी रेपो रेट ये रहेगी, उसको वहीं बनाए रखना। while raising its forecast for full year GDP growth by 50 basis points, और तो इसने अपना जो बेंचमार्क है वहीं रखा है, लेकिन जो पूरे साल के लिए जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये इकोनॉमिक्स के जो आपके क्वेश्चन है या फाइनेंस की जो टर्म्स हैं, इनमें आप विशेष ध्यान रखें। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद है, उसकी जो वृद्धि है उसको 50 आधार बिंदु तक उसने बढ़ाने की क्या की है? फोरकास्ट की है, प्रेडिक्शन किया है, भविष्यवाणी की है। फोरकास्ट करना, टेल आगे की बात बताना। एंड फ्लैगिंग फूड प्राइस शॉक्स इंड्यूस्ड
वोलेटिलिटी इन इन्फ्लेशन, और साथ में जो फूड प्राइसेस है, जो वो खाद्य पदार्थ है, उनके मूल्यों के बारे में कि इनकी मुद्रास्फीति में है जो वोलेटिलिटी रहने वाली है, इज रिप्लेट विद द रिस्क ऑफ पॉलिसी मेकर्स फॉलिंग बिहाइंड द कर्व। ये नीति निर्माताओं की जोखिम के बारे में क्या बता रहा है कि हम हैं जो फॉलिंग बिहाइंड द कर्व, हम दौड़ में कहीं पीछे रह रहे हैं। ऑन एंकरिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, जब मुद्रास्फीति की जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वहां इनकी नीति कहीं भी पीछे चल रही है। नोटेबली आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट, निश्चित रूप से इस बात को ऑब्जर्व करने के बाद, अनसर्टेनिटीज इन फूड प्राइसेस अलोंग विद अनफेवरेबल base effects are likely to lead to headline inflation quickening in November December। तो ये यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, इस बात को ऑब्जर्व करने के बाद कि अनिश्चितताएं हैं इन फूड प्राइसेस, जो फूड प्राइसेस के अंदर जो अनिश्चितताएं अलोंग विद के साथ साथ अनफेवरेबल बेस इफेक्ट्स, कुछ आधार प्रभाव हैं जो कि पक्ष में नहीं है इसके, जैसे ये क्या है, आर लाइकली लीड टू द हेडलाइन इन्फ्लेशन क्विकनिंग। तो ये जो सुर्खियां बटोरने वाली जो मुद्रास्फीति है इसको और तेज करने वाले हैं नवंबर और दिसंबर के अंदर। एंड दैट रिकरिंग फूड प्राइस शॉक्स आर इम्पेडिंग द ऑनगोइंग डिसइन्फ्लेशन प्रोसेस। और जो खाद्य पदार्थों के मूल्य हैं ये वर्तमान की जो डिसइन्फ्लेशन की जो प्रक्रिया है उसमें रुकावट का, इम्पेडिंग का, बाधा का काम कर रहे हैं। The MPCs has rather surprisingly opted to keep the RBI's repo rate unchanged at 6.5% for the fifth straight bi-monthly meeting। RBI ने क्या किया, इसकी MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रास्फीति की जो मुद्रा की जो नीति बनाने वाली समिति है, उसने रेपो रेट को 6.5% पर अनचेंज रखा है, वहीं पर रखने का फैसला किया है, जो कि इसकी 5वीं मीटिंग थी, यानी हर 2 महीने में होते हैं तो 10 महीने हो गए। बाई मंथली मीटिंग के अंदर ये तय किया है कि रेपो रेट 6.5% पर ही रखी जाएगी। टू बी श्योर, आप निश्चित रहिए, retail inflation has moderated since the MPC last met in early October। जब अक्टूबर में मिली थी 2 महीने पहले MPC की जो मीटिंग हुई थी अक्टूबर की, तब से इन्फ्लेशन रेट है कुछ मॉडरेट हुई है, एंड विद द हेडलाइन रीडिंग सॉफ्टनिंग बाय ऑलमोस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट्स। और इसके अंदर मात्र 2 पॉइंट का है, जो पर 2 परसेंट पॉइंट का ही इसमें जो कुछ क्या है सॉफ्टनेस आई है, फ्रॉम अगस्त 6.83 टू 4.87। तो ये देखिएगा 6.83 और 0.87, तो 83-87 लगभग पास में है, लेकिन ये 6 से 4 तक कम हुई है, ये मात्र 2 ही पॉइंट का फर्क आया है। कब? इन अक्टूबर। बट बाय द MPC's ओन रेकनिंग, अब MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका खुद का जो रेकनिंग है, जो अनुमान है, प्रेडिक्शन है, वो क्या है, दैट मॉडरेशन में बी फ्लीटिंग। ये जो मॉडरेशन है ये फ्लीटिंग है, ये मोमेंटरी है, ये क्षणिक है, ये बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला। एज प्राइस गेन्स एक्सेलरेट येट अगेन इन नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि मूल्यों का जो वृद्धि है वो नवंबर दिसंबर में और ज्यादा होने वाली है, एक्सेलरेट होने वाली है। एंड विद वोलेटिलिटी इन ऑयल प्राइसेस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, अब तेल के मूल्य हैं और वित्तीय बाजार के अंदर है बड़ी हलचल होने वाली है। अमिड हाइटेंड ग्लोबल अनसर्टेनिटी, साथ ही साथ वैश्विक जो अनिश्चितता है वो भी बढ़ी हुई है, क्योंकि यूक्रेन रशिया वार चल रहा है, इधर इजराइल में नॉर्थ जो मिडिल ईस्ट के अंदर है जो झगड़े चल रहे हैं, तो ये जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है ये भी इसको प्रभावित कर रही है। देयर आर एडेड रिस्क टू द आउटलुक ऑन प्राइसेस, तो ये सारी चीजें हैं जो मूल्यों के प्रति है जो दृष्टिकोण को जोखिम भरा बनाती हैं। द RBI's लेटेस्ट हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, RBI का जो सबसे नवीनतम हाउस होल्ड मुद्रास्फीति की जो अनुमान है उसका जो सर्वे किया है, अंडरटेकन इन नवंबर, जो कि नवंबर में आयोजित हुआ, रिवील्स दैट, ये इस बात को बताता है कि
रिवील करना, बताना, अनफोल्ड करना। दैट द मोस्ट हाउस होल्ड्स एक्सपेक्ट फास्टर इन्फ्लेशन इन 3 months ahead and 1 year ahead टाइम होरिजन्स। तो 3 महीने आगे और साल के अंदर भी क्षैतिज रूप से 1 साल आगे है जो हाउस होल्ड, जो घरेलू जो उम्मीद है वो मुद्रास्फीति की इस तरह से है। एंड एट मीडियन लेवल, अगर मध्यम रूप से देखा जाए, औसत रूप से लेवल्स ऑफ 9.1% एंड 10.1% रिस्पेक्टिवली, तो इसकी दर 9.1 और 10.1 रहने वाली है। 3 महीने आगे के अनुमान देखी जाए तो ये रेट 9.1% है मुद्रास्फीति की, और सालाना देखा जाए तो 1 साल में 10% की रहने वाली है क्रमशः, रिस्पेक्टिवली नहीं, क्रमशः फर्स्ट एंड सेकेंड। Unequivocally underlining the fact that price gain expectations are still far from durably anchored। तो ये बात है जो इस तरह से है कि ये ड्यूरेबली, इसकी जो अवधि है वो इसी पर बनी नहीं रहने वाली है, इसमें बदलाव होने वाला है। द डिसोनेंस, अब इसमें जो डिसोनेंस है, जो मतभेद है, मतांतर है, in messaging from the central bank is exemplified in the MPC's decision to upgrade its projection for real GDP growth in the fiscal year ending in March 24 to 7% from 6.5 as recently as in October। तो जैसा कि इतना हाल ही में जितना कि अक्टूबर में कहा गया था कि इसकी जो रेट है वो 6.5 से बढ़कर के 7% होने वाली है 2024 के मार्च के अंदर, जो वित्तीय वर्ष मार्च 2024 में एंड हो रहा है, वहां तक जो वित्तीय जो फिस्कल ग्रोथ है जीडीपी की वो 6.5 से बढ़कर के 7% होने वाली है। सो डिसोनेंस इज मैसेजिंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब जो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने जो मैसेज दिया, संदेश दिया है, उसमें मतभेद किस बात से उदाहरित हुआ है, एग्जाम्प्लीफाइड हुआ है कि जो मुद्रा का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मुद्रा की जो नीति निर्धारक कमेटी है, उसके जो निर्णय के अंदर जो बात, जो संदेश है, उसमें मतांतर इसी बात को लेकर के कि इसने अपने डिसीजन को अपग्रेड किया और ये प्रोजेक्शन किया कि ये जो जीडीपी की ग्रोथ है वो वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च 2024 तक 6.5% से बढ़कर के 7% हो जाएगी जीडीपी का, ये अनुमान है एमपीसी का। फॉर दिस, इसके लिए इट साइट्स रोबस्ट इन्वेस्टमेंट, और इसका आधार कारण बताता है कि ये बहुत ज्यादा है जो इन्वेस्टमेंट, निवेश हो रहा है। बिसाइड्स कंटिन्यूड स्ट्रेंथनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग निर्माण क्षेत्र है इसके अंदर बहुत मजबूती आ रही है। और क्या कारण बताया इसने, बायंसी इन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, निर्माण क्षेत्र, जो भवन निर्माण क्षेत्र है, इसके अंदर भी है जो उछाल है, बॉयंसी है, तेजी है। एंड ए ग्रेजुअल रूरल रिकवरी, और ग्रामीण क्षेत्र में भी एक धीरे धीरे ग्रेजुअल बढ़ता हुआ रिकवरी आ रहा है, यानी तेजी आ रही है, फिर से सुधार हो रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। दैट इट्स इज हेल्पिंग ब्राइटन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द हाउस होल्ड कंजप्शन, और इससे क्या है कि घरेलू जो कंजप्शन है, उपभोग है, उसके अंदर है जो संभावनाएं उज्जवल है, ऐसा उज्जवल होने में उसको मददगार होना है। If the RBI's cumulative 250 basis points increase in the benchmark, अगर इसके बेंचमार्क में 250 आधारभूत बिंदु की अगर वृद्धि होती है सम्मिलित रूप से आरबीआई के द्वारा, इंटरेस्ट रेट सिंस मई 2022, जो ब्याज दर है जो मई 2022 से लेकर के है थ्रू टू फरवरी 2023, फरवरी 2023 तक की ब्याज दरों में अगर 250 आधारभूत पॉइंट्स की भी अगर ब्याज दर में वृद्धि करता है ये आरबीआई बेंचमार्क में, एंड सब्सिक्वेंट रिटेंशन ऑफ द 6.5% रेट हैवेंट डैम्प्ड, अगर 6.5 की जीडीपी ग्रोथ रेट कम नहीं होती है, डैम्प्ड ग्रोथ इंपल्सेस बेयरिंग कंजप्शन, और वो अगर इस उपभोग को बेयर करते हुए, अलग करते हुए बढ़ाती है, तब क्या होगा, तब ये सिनेरियो रहने वाला है। देन इट वुड इंडिकेट, तो ये संकेत देगा इस इन कंडीशन के अंदर, दैट द कंजप्शन इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेन ट्रैक्शन, कि जो उपभोग है, जो कंज्यूमर्स द्वारा जो उपभोग हो रहा है, यानी वस्तुएं खरीदी जा रही है,
वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है टू गेन ट्रैक्शन, उसको भी अभी ट्रैक्शन पकड़ने में, तेजी लाने में, आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ रहा है। लार्जली बिकॉज, ऐसा बड़े स्तर पर ऐसा इसलिए है क्योंकि एज डिप्टी गवर्नर माइकल डी पेट्रा ऑब्जर्व्ड, जैसा कि आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, इनका नाम भी याद रखना, करंट अफेयर में आपके काम आने वाला है। डिप्टी गवर्नर है माइकल डी पेट्रा, ऑब्जर्व्ड एट द एमपीसीज लास्ट मीटिंग। तो पात्रा साहब ने एमपीसी की पिछली मीटिंग में इस बात को लेकर के कहा था कि पीपल आर नॉट इंक्रीजिंग डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग इन व्यू ऑफ हाई इन्फ्लेशन, कि लोग हैं जो हाई इन्फ्लेशन, उच्च मुद्रास्फीति के परिप्रेक्ष्य के अंदर क्या है, डिस्क्रेशनरी विवेकपूर्ण अपने विवेक के आधार पर ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो वो खर्चा नहीं बढ़ा रहे हैं। दिस सीम्स टू बी ब्राउन आउट या बॉर्न आउट, या याद है ना फ्रेजल वर्ब। तो ये इन द आरबीआई नवंबर राउंड ऑफ इट्स बाई मंथली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, जो द्विमासिक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उपभोक्ता का जो आत्मविश्वास है उसको लेकर के जो सर्वे हुआ था, उसमें भी ये चीज नवंबर में सामने आई थी। which showed consumers retained negative sentiments on both current and future price conditions। और उस सर्वे ने ये बताया था कि उपभोक्ता अभी भी है जो वर्तमान और भविष्य के जो मूल्य स्थितियां हैं उनको लेकर के अभी नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है, तो उनके सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, यानी वो अच्छा नहीं सोच रहे हैं। कौन? कंज्यूमर, क्योंकि अर्थव्यवस्था के खरीदार ही उसको सहारा देता है। विद पॉलिसी मेकर्स ओनली टू वेल अवेयर दैट सेंस प्राइस स्टेबिलिटी। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं एमपीसी के, यानी नीति निर्धारक हैं, वो क्या कर रहे हैं, ओनली टू वेल अवेयर, अगर वो थोड़ा सा सचेत रहे कि सेंस प्राइस स्टेबिलिटी, अगर प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं बनाई रखी जाती है, तो सेंस का मतलब होता है विदाउट, सेंस का मतलब होता है विदाउट, के बिना, जैसे सेंस आइज, सेंस टीथ, सेंस टेस्ट, बिना आंखों के, बिना नजरों के, बिना दांतों के, तो सेंस यानी के बिना। तो सेंस प्राइस स्टेबिलिटी, तो मूल्य स्थिरता के बिना, विदाउट प्राइस स्टेबिलिटी, एज मिस्टर पात्रा से, जैसा कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पात्रा साहब ने कहा कि द बेनिफिट्स ऑफ एक्सपेंडिंग जीडीपी, कि जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के जो लाभ हैं, एंड द एम्प्लॉयमेंट, और रोजगार के, विल बी फ्रिटर्ड अवे, वे है जो खराब हो जाएंगे, बाय द इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर, अगर लोगों की खरीदने की क्षमता है वो इरोज हो गई, अगर वो घट गई, तो वो सारे के सारे जो फायदे में जीडीपी बढ़ने से मिलने वाले हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे। द एमपीसी हैज इट्स टास्क कट आउट, तो एमपीसी को अपना है जो टास्क है उसे अच्छी तरह कट आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर अगर इरोज हो गई तो आपकी जीडीपी ग्रोथ किसी काम नहीं आने वाली। तो क्या आप आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पात्रा साहब से सहमत हैं कि जीडीपी ग्रोथ चाहे भले ही बढ़ रही हो, लेकिन अगर कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है वो इरोज होगी और वो घट गई तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो कैसा लगा आपको आरबीआई का ये दृष्टिकोण और इसकी समीक्षा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हैं। अब जाने से पहले आपको ये बता दूं कि हर बुधवार को एवरी वेडनेसडे स्कॉलर स्टडी सेंटर सीकर पर ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं एसएससी सीजीएल और जीडी की। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो बुधवार को सुबह 9 से 1 बजे तक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और आप अपनी तैयारी करके ये जो लगभग 80-90 दिन का समय बचा है इसके अंदर अपनी फाइनल फिनिशिंग टच देकर के अधिकतम प्रैक्टिस करके अपने छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर कर लें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। तो चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या जीडी की, तो ऑफलाइन बैचेज में भी आपका स्वागत है। तो देर किस बात की, जल्दी करें, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, स्कॉलर स्टडी सेंटर में आपका इंतजार रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।